हेलो एवरीवन, तो स्वागत है मेरे ट्यूशन पर। दोस्तों आज हम लोग जो बात करेंगे वो क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 5, ठीक है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, ये वीडियो का लेक्चर 1 है या पार्ट 1 है बोल सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में ये का एग्जाम के कारण मेरा ठीक है ना टाइम नहीं मिलता था, जिसके कारण नहीं बना रहता, लेकिन अब रेगुलर रहेगा। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पार्ट 1 ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये क्लास 10th का ही केमिस्ट्री है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जब तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ेंगे तो सबसे पहले बात आता है तत्वों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में आता है? तत्वों के बारे में। देखिए तो तत्व जो होता है एक शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कौन? तत्व जो होता है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे देखिए ये परमाणु है, इसके अंदर नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और बाहर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। ठीक है ना, तो परमाणु का भी 3 मौलिक कण 3 भागों में है। एक का नाम इलेक्ट्रॉन, एक का नाम प्रोटॉन और एक का नाम न्यूट्रॉन। अब देखिए इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब ये आवेशहीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखे थे। ठीक है, तो कोई भी परमाणु अगर कोई भी तत्व ले रहे हैं उसकी परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। जैसे अगर हम कार्बन ले रहे हैं तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की 6 होती है। तो 6 जो है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। तो 6 जो है किसका है परमाणु संख्या? कार्बन का। तो कार्बन का 6 है कार्बन का, तो यही जो है 6 परमाणु संख्या, तो वही प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या हो जाएगी 6। ठीक है, ये प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो तत्व जो होता है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, ये तत्वों के बारे में था। जैसे देखिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें तत्व को ही बांटा गया है। ठीक है ना, तत्व को मतलब कहने का मतलब है कि जैसे अभी वर्तमान में तत्वों की बात की जाए तो 118 हुए, पता है आपको कितना तत्व है? 118 को। लेकिन अब सोचिए क्या एक 118 को थोड़े ना था, वो थोड़ा कम था, उसके बाद धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होते गया। मतलब प्रारंभ में कम था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते कहाँ कितना तक पहुँचा? 118 तक पहुँचा है। ठीक है ना, तो अभी वर्तमान में तत्वों की संख्या 118 है, जिसको ठीक है ना ठीक है, इसके पिछले में देखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है तत्वों को आवर्ती वर्गीकरण में कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तत्वों को आवर्ती मतलब तत्वों को आवर्त की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों उसको वर्गीकृत किया गया है? तो सबसे पहले जानिए कि प्रारंभ में जो तत्वों की संख्या थी वो बहुत कम थी। ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा सबसे पहले कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तब प्रारंभ में जो था तत्वों की संख्या बहुत कम ज्ञात थी। ठीक है, तब उनके गुणों का अलग अलग अध्ययन करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती थी। देखिए पहले तत्वों की संख्या कम थी तो उसको अलग अलग करने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती थी, लेकिन लेकिन एक एक करके जब तत्वों की संख्या में बढ़ोतरी होती गई तो उनको गुणों को अलग अलग अध्ययन करने में कठिनाई महसूस मतलब अलग अलग करके अध्ययन करने में कठिनाई महसूस होने लगी, इसलिए तत्वों को आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है ना, इसी कारण ठीक है ना कि आवर्ती वर्गीकरण बांटेंगे तो उसको पढ़ने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण से लाभ क्या हुआ? अगर सेकेंड क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा तत्वों के वर्गीकरण से, हम लिख दे रहे हैं और बोल भी दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इस पर थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा है मार्कर से। तत्वों के वर्गीकरण से लाभ क्या है? तो सबसे पहले 4 गो लाभ, कई गो? 3, एक होता है 4, कई गो? 4 गो। सबसे पहले बोलेंगे कि इसमें तत्वों के गुणों का अध्ययन नियमित तरीके से किया जा सकता है। जब वर्गीकरण करेंगे तब तत्वों का जो अध्ययन है वह एक नियमित तरीके से करेंगे। ठीक है, सेकेंड गुण है सभी तत्वों के गुणों को अलग अलग अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सभी तत्वों को अलग अलग अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वर्गीकरण कर देंगे तो ऐसा नहीं है सबको अलग एक ग्रुप में 2 ग्रुप ऐसे कर करके बांट देंगे तो वो अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थर्ड में किसी समूह के तत्वों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन की समझना आसान हो जाता है। किसी समूह के तत्वों में जो गुण होते हैं उसमें जो क्रमिक परिवर्तन होता है उसको समझने में क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। चौथा है इसमें विभिन्न समूह के तत्वों को पारस्परिक संबंध की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसमें विभिन्न तत्वों का जो होती है उसके पारस्परिक जो संबंध होता है आपस में उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है ना, तो ये तत्वों के वर्गीकरण से
लाभ था, ठीक है ना। सबसे पहले देखे थे कि तत्वों के आवर्ती विवरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम बताए थे कि पहले तत्वों की संख्या कम थी, जिससे आसानी से उसको पढ़ लिया जाता था, चाहे कोई कठिनाई महसूस नहीं होती थी। लेकिन एक एक करके जब तत्वों की संख्या में वृद्धि हुआ तो उसको पढ़ने में क्या हुआ, कठिनाई होने लगी, इसलिए तत्वों की आवर्ती विवरण की आवश्यकता पड़ी। इससे 3-4 वो लाभ था जिसको हम लोग बोल दिए, उसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले तत्वों को जो वर्गीकरण करने का प्रयास किया था वो किया था लावोइज़, लिवोइसियर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सबसे पहले जो वैज्ञानिक आते हैं तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास लावोइज़ किए थे, लावोइज़। तत्वों के वर्गीकरण की प्रारंभिक जो प्रयास सबसे पहले जो किए थे उनका नाम था लावोइज़, ठीक है ना। क्या नाम था, लावोइज़। और यह जो बात है 18वीं शताब्दी की बात है। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, ठीक है ना, प्रयास। तो सबसे पहले जो किया था वो था पहला लावोइज़ था। कौन नाम था, लावोइज़। कब किया था 18वीं शताब्दी में, ठीक है ना। और किस आधार पर बैठा था, धातु एवं अधातु के आधार पर, धातु एवं अधातु के आधार पर, ठीक है ना। सबसे पहले 18वीं शताब्दी में लावोइज़ ने, जिसका इंग्लिश में अगर नाम इसका बोले तो लेवोइसियर बोल सकते हैं, केमिस्ट्री के पितामह भी बोल सकते हैं इनको। लावोइज़ का नाम ही है लेवोइसियर, ठीक है। इसको बोल सकते हैं लेवोइसियर बोल सकते हैं, लेवोइसियर। सबसे पहले लावोइज़ ने ही था तत्वों को धातु एवं अधातु के आधार पर बांटा था, ठीक है। उनके अनुसार कुछ गुण सभी धातुओं के समान रूप से पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए धातुएं चमकीली अर्थात वर्धनीय होती है, ठीक है, ये चीज़ बता रहे थे। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। अब इनका ये चीज़ बता रहे थे धातु में, लेकिन दोष इनका हो गया कि इसका ऐसा वर्गीकरण इतना साधारण कि इसके आधार पर तत्वों के गुण को समुचित अध्ययन नहीं किया सकता। मतलब ऐसे जो बांटे थे ना, तो हम अच्छा से, अब ये जो लावोइज़ बांट दिए थे धातु में, लेकिन ये सही नहीं बताए थे। कुछ ऐसे भी गुण जिसको हम नहीं पढ़ सकते हैं इस धातु के आधार पर, तो इसलिए इनमें दोष उत्पन्न हो गया। तो इनको क्या किया गया, फिर उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक है, ठीक है ना। इनके दोष के कारण कौन वैज्ञानिक है, दूसरा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं। तत्वों के वर्गीकरण लावोइज़ किस आधार पर, धातु में। कब था, 18वीं शताब्दी। इसको थोड़ा सा ले लीजिए, हो गया, ठीक है। तो ये जो थे लावोइज़ ने सबसे पहले धातु में बांटा था 18वीं शताब्दी में, ठीक है ना। सबसे प्रारंभिक प्रयास यही किया था। उसके बाद सेकेंड आते हैं डोब्रेनर। कौन आते हैं, सेकेंड आते हैं, जिनका नाम था डोब्रेनर। अब देखिए डोब्रेनर जो थे ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, रसायन के वैज्ञानिक। और इनका जो बात हो रहा है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही, मतलब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही, 19वीं शताब्दी, ठीक है। डोब्रेनर जो थे ये त्रियक नियम दिए थे, त्रियक नियम। कौन नियम दिए थे, त्रियक नियम, ठीक है। त्रियक के उनके अनुसार डोब्रेनर के, अब पूछता है डोब्रेनर के त्रियक नियम क्या है, तो डोब्रेनर के त्रियक नियम के अनुसार क्वेश्चन इसे पूछ दे पर डोब्रेनर का त्रियक नियम क्या है, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले डोब्रेनर के त्रियक नियम के अनुसार यदि उनके परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजने पर मध्यवर्ती तत्वों का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले शेष तत्वों के, जैसे देखिए अगर एगो तत्व ए है, एगो बी है, एगो सी है, तो मध्यवर्ती मतलब बीच वाला हुआ, तो किनारे वाला का जो होता है ना औसत होता है। मध्यवर्ती जो होता है ये किनारे वालों का क्या होता है, ये बीच वाला जो है, बीच वाला ये दोनों किनारे वाला का क्या होगा, औसत होगा। कहने का मतलब ए प्लस सी जोड़ेंगे, दूसरे भागा देंगे तो औसत भी निकल जाएगा। ऐसे अगर हम बोल कर सकते हैं, जैसे 3 गो तत्व लेते थे, ठीक है ना, 3 गो तत्व लेते थे, जैसे एगो ले लिए लिथियम, एक ले लिए सोडियम, एगो ले लिए पोटेशियम, ठीक है। तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 7 होता है, इसका 23 होता है, इसका कितना होता है 39 होता है। ये परमाणु द्रव्यमान होता है, एटॉमिक वेट होता है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 + 39, बटा में 2 कितना हो जाएगा 46 बटा 2 कितना गया 23। 2 को जोड़ेंगे तो बीच वाला औसत निकलेगा। लेकिन ये कुछ ग्रुप तक लागू होता है, तो 3 ग्रुप तक, उसके बाद लागू नहीं हुआ।
तो इसलिए इनमें भी क्या हुआ, दोष उत्पन्न हो गया तृतीयक नियम में भी, मतलब डोमिनेटर के नियम में भी दोष उत्पन्न हो गया, तो इनको भी गलत साबित कर दिया गया। तो उसके बाद दूसरा वैज्ञानिक है, ठीक है ना, केमिस्ट्री मतलब ये पाँचों चैप्टर एकदम आ रहे हैं, बता रहे हैं गलत सलत, फिर दूसरा आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद आते हैं दूसरा वैज्ञानिक, जिसका नाम है, तीसरे में आते हैं न्यूलैंड्स। तीसरे वैज्ञानिक का नाम क्या है, बोल सकते हैं न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स जो थे ये एक अंग्रेज रसायनज्ञ थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे, अंग्रेज 1865-66 की बात है, ठीक है ना, 1900 तक भी बोल सकते हैं। न्यूलैंड्स ने औष्टक नियम दिया था, न्यूलैंड्स के पूछता है, न्यूलैंड्स के औष्टक नियम लिखे, ठीक है, न्यूलैंड्स के औष्टक नियम लिखे। तो न्यूलैंड्स के औष्टक नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में से रहता है, बढ़ते हुए, ठीक है, तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवें तत्व का गुण पहले तत्व के गुणों के समान होता है। किसी भी तत्व से प्रारंभ करके आठवें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है, जैसे कि संगीत का आठवां स्वर पहले स्वर के समान होता है, ठीक है। तो ये न्यूलैंड्स बताएं, जैसे हम मान लिए ABCDEFGH, ठीक है ना, ये मान लीजिए ये ग्रुप है, तत्व है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो इसका गुण जो होगा इससे मिलेगा, इसका मतलब ए का गुण किससे मिलेगा, H से मिलेगा। ये कौन बता रहे थे, न्यूलैंड्स कहाँ के थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे। कब बताए थे, 1865-66 में। इनके समय तत्वों की जो संख्या थी वो 56 थी। कितने तत्वों की खोज हुआ था, 56 तत्वों की। इनके समय तत्वों की संख्या कितना खोज हुआ था, 56 तत्वों की, ठीक है ना। ये न्यूलैंड्स जो थे ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे। अब ये बता रहे थे कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करेंगे, कहीं से भी शुरुआत करेंगे ना, तो आठवां जो गुण मिलेगा ना वो पहले के समान मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर मानते हैं सोडियम ले लिए, तो सोडियम से शुरुआत करेंगे तो अभी तो आर्गन आ गया, लेकिन उस समय आर्गन नहीं था, जब 56 तत्व खोज हुआ था। तो पोटेशियम जो होता था 8वां में मिलता था, तो इसका गुण जो है किससे मिलता है, सोडियम से। ये बता रहे थे। जिस तरह संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है, कैसे, जैसे संगीत का 8वां स्वर हुआ सा, जैसे मिटाते हैं 1 मिनट, देखिए यहाँ पर लिखते हैं सा रे ग म प ध नि सा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक इसका जो गुण है, मतलब इसका जो गुण है इससे मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसका गुण किससे मिलेगा, इस तरह इसका। तो उसी तरह तत्व का भी गुण किससे मिलेगा, इस तरह से। लेकिन इसमें भी क्या हुआ, दोष हुआ। क्या हुआ, इसमें भी दोष उत्पन्न हो गया। न्यूलैंड्स के औष्टक नियम के भी दोष हो गए। अब दोष क्या थे तो चलिए बताते हैं। इसको एक बार आप उतार लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखिए अब इसमें देखिए दोष क्या उत्पन्न हो गया। न्यूलैंड्स के औष्टक नियम में भी दोष उत्पन्न हुआ। न्यूलैंड्स के औष्टक नियम के दोष, औष्टक नियम के दोष, ठीक है। देखिए पहला दोष तो था, निम्न दोष थे। पहला दोष जो था न्यूलैंड्स का औष्टक नियम हल्के तत्वों के लिए ही लागू होता है। देखिए सबसे पहले तो ये हल्के तत्वों के लिए लागू होता है, हल्के तत्वों के लिए लागू, ठीक है। ये पहला दोष था। अब बताओ ये हल्के तत्वों के लिए लागू हुआ तो फिर भारी तत्वों के लिए तो लागू होगा नहीं, तो ये पहला दोष हो गया। सेकेंड दोष, ये न्यूलैंड्स 56 को तत्व उस समय खोज की जानकारी मतलब खोज हुआ था। सेकेंड, न्यूलैंड्स का अनुमान था कि प्रकृति में सिर्फ 56, इनका अनुमान था कि 56 वो ही तत्व है प्रकृति में, 56 तत्व भी है कहाँ पे, प्रकृति में। लेकिन अभी देखिए कितना है, वर्तमान में 118 है। तो फिर ये भी गलत बता दिए। तो अभी वर्तमान में कितना है, 118, लेकिन ये बता रहे थे कि 56 तत्व है, उससे अधिक नहीं है। थर्ड जो था, ये असदृश गुण वाले को एक में ही रख दिए, असमान गुण वाले को भी एक में रख दिए, असदृश गुण वाले को एक ही समूह में रख दिए, असदृश गुण वाले को। उसके बाद अक्रिय गैस का, जब अक्रिय गैस का आविष्कार हुआ, अक्रिय गैस, अभी अक्रिय गैस की संख्या 6 है, अक्रिय गैस का आविष्कार हुआ तो नवम का गुण किससे मिलने लगा, पहला से।
लेकिन ये कब क्या बता रहे थे कि 8वां गुण पहला से मिलता है, लेकिन अक्रिय गैस में 9वां का गुण पहला से मिलने लगा। तो ये क्या हुआ, दोष हुआ। तो इनको भी बातों को लोग नहीं माना। उसके बाद अलग दूसरा वैज्ञानिक है, और वो जो वैज्ञानिक है वो थोड़ा दिमाग से बोल सकते हैं, वो थोड़ा अच्छे ढंग से सजाए थे, थोड़ा बताए थे। उनके कुछ बातों मतलब कुछ मान सकते हैं सक्सेस हुआ था अच्छा खासा। ठीक है, मिटाते हैं। इसके बाद जो वैज्ञानिक है वो है मेंडलीव। इसके बाद जो वैज्ञानिक है क्या नाम है इनका, दमित्री इवानोविच मेंडलीव। दमित्री इवानोविच मेंडलीव। दमित्री इवानोविच क्या नाम है, मेंडलीव। इनका जो जन्म हुआ था 1834 में, मृत्यु हुआ था, निधन 1907 में। जो अवार्ड सरनी प्रस्तुत किए थे 1971 में। इनका जो रूस के साइबेरिया में जन्म हुआ था, रूस के साइबेरिया स्थान पे, रूस के साइबेरिया स्थान पे जन्म हुआ था। ठीक है, और ये 1871 में जो थे अवार्ड सरनी को बनाए थे। 1871 में अवार्ड सरनी का रूपरेखा तैयार किए थे। कब, 1871 में। इनके समय जो तत्व की ज्ञात संख्या थी, तत्वों की संख्या वो 63 थी। ठीक है, कितना था, 63। आवर्त की संख्या जो थी आवर्त की वो 7 था। वर्ग या इसी का नाम है समूह, या समूह या वर्ग समूह बोल सकते हैं। तो इनकी संख्या जो थी इनके समय 9 थी। ठीक है ना, 9 वो था, 8 वो था, एक और शून्य हुआ, तो 9 मान सकते हैं। दमित्री इवानोविच मेंडलीव ये 1871 में ये दिए थे। आवर्त सरनी को उस समय 63 को तत्व था। आवर्त की संख्या 7 थी, वर्ग या समूह की संख्या 9 थी। ठीक है ना। उसके बाद ये इनका जन्म हुआ था 1834 में, रूस के साइबेरिया, और निधन हुआ था 1907 में। और ये जो थे थोड़ा दिमाग से बताए थे कि एक निश्चित संख्या के बाद बोल सकते हैं इनका जो आवर्त सरनी था कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही सजाए थे। डोब्रेनर भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ये भी परमाणु द्रव्यमान के आधार, न्यूलैंड्स, और ये भी परमाणु द्रव्यमान। तो मेनली बता रहे थे कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। ठीक है ना, तत्व को अगर बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तो एक निश्चित संख्या के बाद जो होता है, निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले आते हैं। ये कौन बता रहे थे, मेनली बता रहे थे। तो क्वेश्चन अगर पूछे, मिटाते हैं, देख लीजिए एक बार इसकी छोट। क्वेश्चन है मेंडलीव क्वेश्चन है मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। ठीक है ना, तो बता रहे थे ये बोल सकते हैं, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये कौन बता रहे थे, मेंडलीव बता रहे थे। दमित्री इवानोविच मेंडलीव, जिनका जन्म 1834 में रूस के साइबेरिया में और निधन 1907 में हुआ था। आधुनिक नहीं, आवर्त सारणी का अगर जनक पूछे, हाँ एक में सबसे मेन क्वेश्चन, आवर्त सारणी का जनक पूछे, आवर्त सारणी सिर्फ का जनक पूछे तो उसका नाम क्या है, मेंडलीव नाम है, मेंडलीव। लेकिन अगर आधुनिक लगा दे, आधुनिक आवर्त सारणी, अभी का वर्तमान का आधुनिक आवर्त सारणी का जनक पूछे तो बोलेंगे मोसले है। मोसले आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया था 1913 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इस पर एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, आधुनिक आवर्त सारणी पूछे तो मोसले कब बनाया, 1913 में। और आवर्त सारणी के जनक पूछे तो मेंडलीव 1871 में, जो अपना रूपरेखा तैयार किया था 63 तत्वों को लेकर। ठीक है ना, तो ये देखे थे मेंडलीव के आवर्त नियम था कि यदि उनको तत्वों को उनके परमाणु बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या, मतलब कि एक बोल सकते हैं, तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। ठीक है,
तो इनके जो कुछ बातें थे सक्सेस हुए, मतलब कुछ बातों मान सकते कुछ सक्सेस इनको मिली, सफलता मिली, सक्सेस मिली, लेकिन इनमें भी कुछ दोष, कुछ विशेषताएं, सॉरी ठीक है ना, इनमें भी कुछ दोष और विशेषताएं देखने को मिल सकती है जो कल थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये इनके बाद कुछ जरूर सही हुआ, उसके बाद तो मोस्टली बनाए थे। अभी क्या आधुनिक के बात की जाए स्क्रीन के आधार पे, लेकिन कल और थोड़ा विशेष पढ़ेंगे। लेकिन इनका जो बात था अधिकतर सही हुआ, ठीक है ना, मतलब कि सक्सेस कुछ मिली है, क्योंकि ये थोड़ा दिमाग लगा पता है। दिमाग मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा कैसे बताना है कोई चीज़ को सही ढंग से, वैसे थोड़ा बताए थे, ठीक है ना। तो कई वो वैज्ञानिक है, देखिए वैज्ञानिक बताते कौन कौन है, थोड़ा रिविजन करवा देते हैं अभी, थोड़ा सा रिवीजन। सबसे पहले तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर था, तो तत्वों को आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो कम था तत्व थे तो उनको पढ़ने में आसानी होती थी, लेकिन जब तत्व की संख्या में वृद्धि हुआ तो पढ़ने में कठिनाई होने लगी, इसलिए तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। लेकिन उसके बाद तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के लाभ क्या हुआ, तो 3-4 को लाभ था। उसके बाद तत्वों का वर्गीकरण के प्रारंभिक जो प्रयास किया था वो सबसे पहले किया था लवुआज। कौन किया था, लवुआज, ठीक है ना। उसके बाद कौन आया, डोब्रेनर। उसके बाद कौन आया, न्यूलैंड्स। उसके बाद कौन आया, उसके बाद मेंडलीव। तो इनका कुछ बातों को सक्सेस मिला कि किनका पूछे तो किनका बातों को थोड़ा अपनाया गया था, मेंडलीव पे थोड़ा सा सक्सेस मिला, ये चीज़ बोल सकते हैं। इनको आवर्तसारणी के जनक भी कहा जाता है मेंडलीव। इनके समय 63 को तत्व था, इनके समय 56 को। ये जो थे त्रियक नियम का प्रतिपादन किए थे, त्रियक नियम। ये धातु में बांटे थे, किस आधार पर, धातु एवं अधातु के आधार पर, ठीक है। न्यूलैंड्स जो थे अष्टक नियम का प्रतिपादन किए, अष्टक नियम। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे, ठीक है। मेंडलीव के समय कितना तत्वों की संख्या थी, 63 को, ठीक है ना। परमाणु द्रव्यमान के इनको आवर्त सारणी के जनक भी कहा जाता है, आवर्त सारणी का जनक। 1834 में जन्म, 1907 में निधन। पूछता है कहीं कहाँ पे जब जन्म हुआ था, तो रूस के साइबेरिया स्थान, ठीक है ना, साइबेरिया पे, ठीक है। लवुआज धातु में डोब्रेनर त्रियक नियम का प्रदान किया, 3 तत्वों को लेता था, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और बांटता था, बताता था। दो मध्यवर्ती जो होता है किनारे वाला का क्या होता है, औसत होता है। ये कौन बता रहे थे डोब्रेनर, ठीक है ना। तो हम लोग आवर्ती वर्गीकरण में यहाँ मेंडलीव तक देखे, मेंडलीव की आवर्त सारणी देखिए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी आवर्त नियम क्या होता है। कल इसके बाद जो आगे वाला टॉपिक है उसको पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ये वीडियो जो मतलब कि 2-3 क्लास और में ये समाप्त हो जाएगा, 2 से 3 क्लास और। आप थोड़ा इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले सकते हैं। बढ़िया तरीके से हम बता दिए हैं कि सबसे पहले लवुआज हैं, धातु पे बांटे, बात गलत हुआ। उसके बाद डोब्रेनर है, त्रियक नियम का प्रतिपादन किया, लेकिन इसमें भी कुछ दोष था। उसके बाद न्यूलैंड्स आया था, न्यूलैंड्स के भी 3-4 को दोष निकला। अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था, ठीक है ना, संगीत के स्वर के साथ मिलान किया था, तो इनका भी दोष निकला था। उसके बाद मेंडलीव आया, मेंडलीव में कुछ बातों को सक्सेस मिलती, सफलता मिली। इनके समय 63 को तत्व था, आवर्त की संख्या 7 थी, और वर्ग या समूह की संख्या कितना था, 9 था, ठीक है। तो एक बार इसको आप देख सकते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।